एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है यूपीपीसी से यूपीएससी में, और वो डिफरेंस जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप यूपीएससी की बात करो तो यूपीएससी आपको एग्जाम देते हो, अब नो डाउट यूपीएससी से बेटर सर्विस तो है नहीं कोई दुनिया में। तो वो आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाती है जहाँ आपका एनालिटिकल माइंडसेट चेक होता है। आप 2-4 साल रहोगे फील्ड में, फिर सीधा आप टॉप पोजीशन में पहुंच जाओगे, या तो एएस या पीएस में, दो ही में बहुत ज़्यादा फील्ड जॉब होती है, उसमें भी आप मुश्किल से 5 साल में आप या तो डीएम या तो एसएसपी किसी भी जिले के बन जाओगे। तो आपकी जो पब्लिक इंटरेक्शन होता है ना बहुत लिमिटेड होता है, और फिर उसके बाद वहाँ से 10 से 12 साल में आप तुरंत पॉलिसी मेकिंग में पहुँच जाते हो। वहाँ पे एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए होता है। बट पीसीएस में थोड़ा सा डिफरेंट है। पीसीएस में जो आपको ग्राउंड लेवल जॉब होती है ना वो आपको कई साल करनी पड़ती है, नियरली 20 साल कम से कम। ग्राउंड लेवल जॉब को 20 साल करोगे इसका मतलब ये है कि जो ऊपर से पॉलिसी आ रही है आपको वो एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का काम होता है। इसीलिए जो एग्जाम का प्रोसेस है उसी तरीके से डिफाइंड है। आप बहुत लोग कहते होंगे कि भाई बहुत सारा सवाल ऐसा आता है कि वो रटना पड़ता है, जो रिमेंबर करना पड़ता है, आपको एग्जाम फील्ड में जाके भी वही काम करना है। आपको वहाँ पे दिमाग तो लगाना है, नो डाउट, ऑन द फील्ड पे तो अपना माइंडसेट लगाना है, लेकिन आप पॉलिसी नहीं बना रहे हो, आपके ऊपर पॉलिसी आ रही है, आप उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो बेटर एग्जीक्यूशन वो कर सकता है जो पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से वेल रेड है, जो बहुत अच्छे से पढ़ा है या समझा है। तो ये पहले तो ये समझना है कि ये हम कह देते हैं अरे पीसीएस में रटना पड़ता है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे ये वो। हम अगर एग्जाम के लिए जाए एग्जाम का प्रोसेस ही वही है, क्योंकि एग्जाम में नेचर जॉब के अंदर वही नेचर की रिक्वायरमेंट है। सबसे बेसिक तो ये है, हमें जानना पड़ेगा यूपीएससी यूपीपीसीएस में अंतर क्या है। तो इसी से पूरा एग्जामिनेशन का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब दूसरा आते हैं कि हम सारे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं अगर यहाँ बैठे हैं तो, मोरलेस, और अगर नहीं भी करते हैं मन में यूपीएससी होती है कहीं ना कहीं। और मतलब आई मस्ट से कि इंग्लिश मीडियम के 70% बच्चे यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं और एज अ बी ऑप्शन पीसीएस लेके चलते हैं, एनी स्टेट का पीसीएस हो, यहाँ का नहीं कहीं का भी हो। तो वो ना वो फोकस नहीं कर पाते, वो लास्ट तक यूपीएससी में ही रह जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। वो तो हर आदमी का अपना होता है, किसी को प्लान भी शुरू में चाहिए होता है, किसी को बहुत लेट में चाहिए होता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा ना कि ये जॉब्स भी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। मतलब दीज आर ऑल्सो जॉब्स इन विच यू कैन रियली मेक अ डिफरेंस विद इन द सोसाइटी। आपको डेली बेसिस पे आपके ऑफिस में कम से कम कोई लोग आएंगे तो 50 आदमी आएंगे, बहुत कम आएंगे तब। और अगर 50 आदमियों में से अगर आपने 2 आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो वही है। एग्जीक्यूशन आपको करना है, लेकिन डिसीजन मेकिंग ऑन द ग्राउंड भी होती है। बहुत सारा होता है कि हिंदी में एक शब्द होता है विवेक। हम लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं तो लिखा होता है विवेक पे फैसला ले। ये वहाँ पे जो भी ऑफिसर बैठा है उनके विवेक पे है, तो विवेक पे हम फैसला लेते हैं। तो आपको यहाँ भी चेंज करने के लिए है सोसाइटी में। तो ऐसा नहीं कि अगर आप पीसीएस एग्जाम पास कर रहे हो तो आप एकदम ऐसा आपकी सोसाइटी में वर्थ है। या बाहर निकल के देखते होगे आज भी, मतलब पीसीएस और आईएएस की तो बात करते हैं, ऑल दो आईएएस एक डिफरेंट एग्जाम है। वो जो आपको प्रेस्टीज, जो पावर या जो डेडिकेशन या जो सोसाइटी को सर्व करने का मौका देगी, शायद पीसीएस उससे कम देगी, लेकिन ये भी देगी। मेरे कहने का मतलब ये है, तो इसलिए सीरियसली थोड़ा लेना है। पहला हमने क्वेश्चन देखा कि क्या है एग्जाम का प्रोसेस, फिर देखा कि पीसीएस, कोई भी पीसीएस, यूपी हो, हरियाणा हो, एमपी हो, वो पीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किसी भी स्टेट मशीनरी में एक बेसिक काम करता है। हम आप में से कितने लोग हैं, हम सारे ने सारे कोई सर्टिफिकेट बनवाए होंगे। सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? तहसीलदार बनाएगा। उसके अलावा तो कोई नहीं बनाएगा। तहसीलदार कौन है? पीसीएस ऑफिसर है। अगर तहसीलदार कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो एसडीएम साहब करेंगे। वो कौन है? पीसीएस ऑफिसर है। एक आम जनता का जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो पीसीएस ऑफिसर से ही होता है। इसलिए अगर आपको सोशल जो थोड़ा सा आदमी है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो पीसीएस में ज़्यादा मिलेगा। चाहे आप कोई भी पुलिस का केस ले लो, अगर आप कहीं फंसते हो तो एसएचओ के पास जाते हो, अगर एसएचओ साहब का बात नहीं सुनते तब सीओ साहब के पास जाते हो, डिप्टी एसपी के पास जाते हो, वो भी फील्ड में रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, तो आपको कुछ भी चीज़ रजिस्टर कराना है तो आप सब रजिस्ट्रार के पास जाते हो। तो आपको किसी भी जगह पे पीसीएस लेवल ऑफिसर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। हम में से कोई डीएम से नहीं मिले होंगे, लेकिन किसी न किसी कारण में तहसीलदार ऑफिस में गए होंगे या एसडीएम ऑफिस में गए होंगे। समझो बात को। एसएसपी ऑफिस में कोई नहीं गया होगा, आईआरएस के यहाँ तो कोई जाने का सवाल ही नहीं उठता है, तो इंडस्ट्री लगाओ आप। तो जो कॉमन मैन के ऑफिस है ना वो ये है, जो कहते हैं ना कि मुझे गरीब में डिफरेंस क्रिएट करना है, या जो नीडी पीपल हैं या जो डिजायर्ड हैं, तो वहाँ पे आपको ये जॉब्स बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं अपना काम को करने का। तो पहले तो ये दोनों बातें होंगी। अब एग्जाम का प्रोसेस तो लगभग सेम है, ये हम सबको पता है। प्री मेंस इंटरव्यू इसका भी प्रोसेस है। अब सिलेबस सेम जरूर है, लेकिन सिलेबस जितना सेम है उतना ही अलग है। मैं कहूँगा 35% सेम है यूपीएससी से, लगभग 60 से 65% डिफरेंस है, चाहे वो प्री की बात कर लो, चाहे वो मेंस की बात कर लो, चाहे वो इंटरव्यू की बात कर लो। अब आते हैं प्री पे। प्री में 3-4 चीज़ें हैं।
ये सेम सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी में है वही यूपीपीसीएस में है। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा आता है, अगर हम मान लो पॉलिटी की बात करें, तो अब वही कहानी है, हम ये बात कर रहे थे कि थोड़ा सा लर्निंग वाला एग्जाम है, हम रोट लर्निंग से काम करना है, तो रोट लर्निंग में बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत में मिल जाती है। हो सकता है यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत कई बार नहीं काम करती है, हमें सुभाष कश्यप के लिए जाना पड़ता है या XYZ कोचिंग के लिए नोट्स के लिए जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है और लक्ष्मीकांत हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और सवाल वहीं से आता है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स जैसे पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, इससे दो दो सवाल हर साल एकदम डैम श्योर है आना ही आना है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण ये है कि फिर वही हुआ, पंचायती राज होल सब्जेक्ट किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पेपर में अपने सब्जेक्ट से सवाल देगी ना। तो ये हो गया, पॉलिटी में हमें केवल लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एक ये दोनों सवाल, और जैसे यूपीएससी प्रेसिडेंट से पूछता है तो ये गवर्नर से पूछेंगे, ये हमें याद रखना है, ये हाई कोर्ट से पूछ लेंगे। तो जो भी स्टेट लेवल के बॉडीज हैं उससे ये सवाल पूछेंगे, ये दो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसे यहाँ तक पूछ लेते हैं, यूपीएससी में एक दो बार सवाल आया है कि पंचायती राज में अगर कोई भी बॉडी बनती है, जो हम बनते हैं कि वार्ड कमिश्नर वगैरह बनते हैं, तो उनका कितना मेंबरशिप होता है बॉडीज में, 4/5 होता है, लक्ष्मीकांत लिखा है, लेकिन एकदम डिटेल्ड एक एक लाइन में लक्ष्मीकांत की रटनी पड़ेगी इसमें। ये ऐसा नहीं कि हम, कई बार यूपीएससी में होता है कि हम गट फीलिंग से सवाल लगा देते हैं। अच्छा हाँ, पीसीएस में सबसे बड़ी बात यह है गट फीलिंग से सवाल नहीं सॉल्व करने हैं, क्योंकि गट फीलिंग आप जाओगे किसी न किसी कॉन्सेप्ट के साथ, और यहाँ कॉन्सेप्ट कई बार मतलब बहुत कम चांसेस है कि लगेंगे आपके कॉन्सेप्ट। अब पॉलिटी के बाद दूसरी सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पीसीएस का बहुत सब कुछ अलग है यूपीएससी से, मतलब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर यूपीएससी ज्योग्राफी में सवाल देता है इंडिया स्पेसिफिक, ज़्यादातर इंडिया स्पेसिफिक सवाल देगा, या क्लाइमेटोलॉजी जियोग्राफी इन चीज़ों से सवाल देगा, यूपीपीसीएस से कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। वो माउंटेन्स पूछेगा दुनिया के, अगर यूपीएससी माउंटेन्स पूछेगा तो पूछ लेगा कि चलो यंगेस्ट माउंटेन्स कौन सा है, तो तुम लगा दोगे चलो रॉकीज है, ठीक है, क्योंकि मिड ओशियन रेंज बना। यूपीपीसीएस ऐसा कोई सवाल नहीं करेगा, वो अमेरिका के ही 4-5 माउंटेन दे देगा और कहेगा इनको मिलाओ, नॉर्थ से लेफ्ट से साउथ। मतलब आप वहाँ पे कई बार दिमाग नहीं लगा सकते, आप समझोगे, आपको रूट लर्निंग करके जाना है। तो इसके लिए बहुत अच्छी किताब आती है घटना चक्र, हम सब ने जाना है, लेकिन इससे काम हो नहीं पाता कई बार, इससे काम बड़ा लिखना पड़ेगा इसको। इससे काम कई बार हो नहीं पाता क्योंकि हमें बहुत रोड लर्निंग करनी पड़ती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे जब मैं पढ़ा था कि, तो आई एम नॉट नोइंग कि कितना कोचिंग का किसी नाम लेना यहाँ पे डिज़ायर्ड है, लेकिन आप सर्च करोगे कि इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ अमेरिका, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप, इसी तरह एशिया, इस तरीके से आप सर्च करोगे तो एक एक माउंटेन रेंजेस के ऊपर 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है, उसका हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो हमने किया था। क्योंकि होता क्या है ना कि बस समय बहुत नहीं होता, अगर हम ये सोचे पूरी किताब रट जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये किताब है 1,500 पेज की, आप सबने देखी होगी, तो कितना पॉसिबल है आप ये सोचो, और सवाल इसी से आएगा। यूपीएससी में सवाल आएंगे ज्योग्राफी से 4, और यूपीपीसीएस में आएंगे 15 या 20, तो ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज भी है। तो इसलिए हम इसी तरीके से आप सर्च कर लोगे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, और इतना करके जाओगे तो कम से कम 7 से 8 सवाल एग्जाम में आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट के जाओ, मैंने क्या किया था अपने एग्जाम के पहले, क्योंकि हम लोग जब देते थे, अभी तो इस साल पहली बार ऐसा होगा यूपीपीसी में बहुत लंबा गैप है, तो जनरली 1 वीक का गैप होता था। तो जिस साल मैंने भी यूपीपीसीएस दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उस साल मेरा यूपीएससी में सीसैट नहीं निकला था, तो मैं शाम को आया, मुझे समझ आ गया जीएस में तो बड़े अच्छे स्कोर आ रहे थे मेरे, 100 समथिंग आ रहे थे, और सीसैट में वही 65 के आसपास आ रहा था, तो मैं समझ गया कि फंस जाऊंगा। तो 1 हफ्ता था अपने पास, तो हमने यही किया। ज्योग्राफी में घटना चक्र पढ़ने की हिम्मत तो थी नहीं, क्योंकि बहुत बल्कि बुक है, वो देख के डर लगता है, सबसे बड़ी बात तो ये उस किताब के साथ। तो हमने ये किया, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स, और जो चैप्टर्स हैं लक्ष्मी घटना चक्र में, उन्हीं को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके लिखोगे, तो उन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और एग्जाम के एक दिन सुबह देख लो, एक दिन पहले देख लो। जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको टच कर जाएगा एग्जाम में, हाँ ये कुछ वहाँ पढ़ा हुआ था। लिखना नहीं है ना, आपको बात समझो, वहाँ पे आपको टिक लगाना है, तो आप स्क्रीनशॉट उन चीज़ों को ले लो। करीब 60-62 स्क्रीनशॉट थे मेरे पास, और वो 60-62 स्क्रीनशॉट बहुत काम किए, कम से कम 10-12 सवाल पास कराए मुझे। क्योंकि अगर आप आज भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीपीसीएस देने चले जाओगे, तो 5 से सवाल से कट ऑफ रुकेगा, या मैक्सिमम 10 सवाल से रुकेगा, इससे ज़्यादा नंबर से सवाल से कट ऑफ नहीं रुकेगा।
तो हमें वो 10 सवाल का ब्रिज गैप करना है। तो वो इस घटना चक्र से मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ों से हो जाता है। ज्योग्राफी में इतना ही करना है, लेकिन सब फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देना है। अब बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, क्लाइमेटोलॉजी आएगा, तो जैसे इस बार सवाल आया था कुछ उस पे आइसोथर्म वगैरह पे शायद आया था, अगर मैं पेपर सही याद कर पा रहा हूँ तो। जनवरी और जून में आइसोथर्म कैसे होगा, कैसे डिविएट करेगा। यूपीपीसीएस ऐसा कोई काम नहीं करेगा, कभी आइसोथर्म नहीं पूछेगा, उसको मतलब भी नहीं आइसोथर्म क्या होता है। उसको ये मतलब है रेंज कहाँ है, माउंटेन कहाँ है, रिवर कहाँ है, लेक कहाँ है, कैपिटल्स कौन कौन से हैं, कोल के लिए कौन सी सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। और इंडिया के बारे में तो बहुत मत पढ़ के जाना, यूपीपी से इंडिया से कोई सवाल नहीं पूछता, उसको इंडिया के अलावा दुनिया से बहुत मतलब होता है। नाम यूपी है लेकिन सवाल बाहर से पूछा जाता है। तो ये हो गया ये दोनों, मतलब पॉलिटी ज्योग्राफी। अब आते हैं हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री में कहा, हिस्ट्री में कहानी है, जब मैं पढ़ रहा था तो हिस्ट्री में पीसीएस आजकल यूपीएससी भी करने लगा है। पहले यूपीएससी के साथ ये था कि मॉडर्न से ज़्यादा सवाल आते थे, एंशिएंट मिडल से कम आते थे। बट पीसीएस में आपको याद रख के जाना है कि तीनों से बराबर नंबर ऑफ सवाल आएंगे, इवन मॉडर्न से शायद कम आए, क्योंकि मॉडर्न हम सबको आती है। मॉडर्न के लिए आज भी एक ही किताब है, स्पेक्ट्रम। अगर आप रट के जा रहे हो तो आपका सवाल हो जाएगा। अगेन मैं वही कहूँगा कि उसमें कॉन्सेप्ट पे मत जाओ। जैसे यूपीएससी में हम क्या करते हैं ना, कि समरी पढ़ के चले जाते हैं। आप स्पेक्ट्रम की समरी पढ़ लो तो यूपीएससी में आपका काम हो जाएगा। हम सबका हुआ है, हम सब वही पढ़ के पास हुए हैं। लेकिन यूपीपीएससी कोई गलती नहीं करनी है, वो राजाओं के नाम तक पूछ लेगा। वो कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे पटना में, वो यहाँ तक पूछ लेता है, वो जगह के नाम पूछ लेता है। तो हमें ये याद रखना है कि इसमें स्पेक्ट्रम पढ़नी है लेकिन थोड़ा डिटेल्ड पढ़नी है, उस पर फैक्चुअल चीज़ों पे जाना है। और कांग्रेस के टाइमलाइन जो पहले हुए हैं, वाइसरायज के टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट वाइसराय के समय में क्या हुआ और इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस में क्या हुआ है, इससे 2-3 सवाल हर साल आ जाते हैं। मतलब ये चीट नोट टाइप की चीज़ें हैं जो सबको पता है। अब आता है एक कहानी आती है एंशिएंट मिडवल, वो हम यूपीएससी के लिए कहाँ से पढ़ते हैं, कोई सोर्स है आप लोगों का? ठीक है, सब वही क्लास नोट से आप सब ना। तो इसमें थोड़ा आपको सोर्स बदलना पड़ेगा। इसमें अभी से मेहनत करना शुरू कर दो लूसेंट के ऊपर, और गारंटीड है कि आप लूसेंट के साथ 16-16 पेज है दोनों, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो। 16 पेज देखने में बहुत छोटा लगता है, बट आप विश्वास मानो कि 16 पेज बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा होता है 16 पेज कि आप परेशान हो जाओगे। एक एक पेज पढ़ने में हम, मतलब मैं अपनी पर्सनली बात बताता हूँ, मुझे एक एक पेज पढ़ने में कम से कम लगते थे 4-4 5-5 घंटे। याद हो जाता था, क्योंकि उसमें एक ही पेज में ओवर मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई है, और हर लाइन में इंफॉर्मेशन है उसमें। तो आपको लूसेंट इस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, उसका सबसे बेस्ट तरीका भी समय है हमारे पास, क्योंकि अभी डे आज है शायद 22 तारीख है शायद ना, 70 डेज है ना, 97 डेज है, तो बहुत है। 97 डेज तो मतलब इतना ज़्यादा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसका हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका ये है इस चीज़ का, कि हम लूसेंट पढ़ें और पैरेलली हम तुरंत उससे घटना चक्र से सवाल लगाना शुरू करें। आपका घटना चक्र में शुरू में समरी दिया होता है, हिस्ट्री की समरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लूसेंट पढ़ के लगा सकते हो। 70% सवाल आपके हो जाएंगे, 30% फंसेंगे, लेकिन आप कर ले जाओगे। लेकिन लूसेंट रट जाओ प्लीज़, एंशिएंट मिडल का लूसेंट रट जाओ। 20 सवाल कहीं नहीं गए हैं, मतलब ये एकदम। अगर मैं यूपीएससी के लिए बोल रहा होता तो मैं कहता लूसेंट मत पढ़ो, लेकिन अब यहाँ पे लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये एक लौता ऐसा सोर्स है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो एक हमारा ज्योग्राफी बहुत डिफरेंट है और एक हमारा एंशिएंट मिडवल बहुत डिफरेंट है। और हिस्ट्री के लिए तो हम स्पेक्ट्रम पढ़ते ही हैं, और पॉलिटी के लिए हम तो ये सारी चीज़ें पढ़ते ही हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आता है, इकोनॉमिक्स के लिए बताता हूँ। और साइंस, साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 30 सवाल लेके जाता है साइंस में, 30 में से बायो करीब आता है 12 सवाल, और 18 सवाल में बाकी दोनों हो जाते हैं। तो साइंस को हम 3 पार्ट में बांट लेंगे। वैसे आइडियली अगर आपको बेस्ट प्रिपेयर करना है यूपीपीसीएस के लिए, तो आप केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी आपको यूपीपीसीएस कोई नहीं रोक सकता।
मतलब यह 3 पेपर आपको 40 सवाल दे के जाएंगे, आपको यूपीएससी में हो जाएगा। साइंस में मतलब ये लास्ट के लिए है। पहले तो हम टारगेट तो ये करेंगे, पूरा हम लगाएंगे इसमें भी घटना चक्र, और इसका घटना चक्र लगाने का तरीका वही है कि समरी दिया होता है हर चैप्टर के पहले साइंस का, तो साइंस की समरी पढ़ के फिर हम घटना चक्र लगाएंगे और आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। लास्ट में अगर कोई घटना चक्र क्योंकि बहुत बल्कि है, नहीं हो पाता है तब के लिए, लेकिन इसको अभी मैं शुरू कर देना, मतलब कि डे 1 में उसी के पास चले जाएं। केमिस्ट्री में लूसेंट में एक पेज है, पेज नंबर एकदम लास्ट में है, उसमें कौन सी चीज़ में से माचिस में कौन सा केमिकल है, चूहे की दवाई में कौन सा केमिकल होता है, इस तरीके से ना केमिकल्स के नाम दिए हैं। वो एक ही पेज का है वो, उस पेज से 1-2 सवाल आ जाते हैं। तो केमिकल वाला जो पेज है, एक तो ये देखना है। और फिजिक्स में बहुत सारे सवाल आते हैं यूनिट से, अगर आपको यूनिट पता होगा तो आप कर लोगे। तो एक घटना चक्र में चैप्टर है यूनिट वाला, जैसे फोर्स की यूनिट, पावर की यूनिट हम सबको नहीं पता होती कई बार, मतलब हम सबने क्लास 11-12 से पढ़ा होता है, 9-10 में पढ़ा होता है, बट हम भूल जाते हैं। तो ये लास्ट में 2 सवाल इससे, 2 सवाल इससे आने डन है। बायो में तो हेल्थ जो संतोष सर पढ़ाते हैं, आई बिलीव हम संतोष सर के स्टूडेंट होंगे सारे तो जो हेल्थ संतोष सर पढ़ाते हैं उससे काफ़ी काम हो जाता है हमारा, लेकिन हम इसके तरफ डेडिकेटेड रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें हम जो चैप्टर जितना बल्कि है उस हिसाब से देख लेंगे क्या है। एक टेक्सोनॉमी करके चैप्टर है, टेक्सोनॉमी में जैसे कि कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, हम सबको हार्ट का तो पता है कार्डियो कहते हैं, कैंसर को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, थोड़ा ये सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इससे एक आध सवाल 2 सवाल आ जाता है हर साल। तो साइंस में हमें बस घटना चक्र रटना है, और लास्ट में अगर समय नहीं बच रहा है तो लूसेंट रट लेंगे, लेकिन घटना चक्र, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट का घटना चक्र में किधर रट जाना है, और कैसे रट जाना है वो थोड़ा सा चैलेंज है, वो रिवाइज करके या कैसे करके। इन्वायरमेंट में जो हम आज तक पढ़े हैं संतोष सर के नोट्स, वो बहुत ज़्यादा है, अगर हमें उतना आता है, हमें पता नहीं याद है कि नहीं उतना, क्योंकि वो बहुत पढ़ाते हैं, 400-500 पेज का सर नोट्स देते हैं। तो आप लोग दिए थे इस बार प्री कि नहीं? अगर दिए होगे तो ठीक है, नहीं तो इन्वायरमेंट में आज भी मैं मतलब यही कहूँगा, संतोष सर का नोट्स पढ़ने के बाद अगर आपको सवाल लगाने की आवश्यकता है तो घटना चक्र लगा लेना, मुश्किल से 1.5 से 2 दिन में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लगेगा तब 2 दिन लगेगा, क्योंकि संतोष सर के नोट्स में सब कुछ कवर्ड है। उसमें ये पूछ लेता है कि पेरिस डील कौन से ईयर में हुई है, बस तुम ये बता दो भाई, कुछ मत बताओ। पेरिस डील में कौन पैसा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है उनसे। उनको नहीं पता कि तुम्हें $100 बिलियन देने हैं कि $105 बिलियन देने हैं, कि पेरिस सक्सेस हुआ कि फेलियर हुआ, अमेरिका बाहर हो गया कि अंदर हो गया, क्या कनाडा बोल रहा है उनसे नहीं मतलब, उनको ये मतलब है कि किस साल हुआ ये बता दो, 2015 वो खुश हैं, उनका काम हो गया, तुम्हारा काम भी हो गया। इसलिए घटना चक्र लगा लो। जब हम लोग पढ़ते थे 150-150 पेज की आती थी घटना चक्र, अब शायद थोड़ा बल्कि हो गई होगी, हर साल सवाल ऐड होते हैं, 2 साल पहले के हम पढ़े हुए हैं, तो उतने से काम अपना हो जाएगा। लेकिन संतोष सर के नोट्स के साथ इसको क्या है कि संतोष सर का नोट्स इंपॉर्टेंट है, और संतोष सर का नोट्स वो थॉरो तरीके से नहीं पढ़ने के, एक जानवर नहीं रटने जैसे हम रटते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी में संतोष सर बहुत जानवर रटवाते हैं, हमें वैसे कोई काम नहीं करना, हमें बस क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक सर 60-70 पेज का क्लाइमेट चेंज देते हैं अगर मुझे सही से याद है तो। पॉल्यूशन सर देते हैं इसमें कुछ कुछ टॉपिक, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, जो कि 60-70 पेज का क्लाइमेट चेंज आता है, पॉल्यूशन सर का 40-40 पेज का आता होगा, अगर वो केमिकल वेमिकल होते हैं ना बहुत सारे कि आजकल जो भी ग्रीन क्रैकर्स वगैरह है, इसमें क्या है उसमें क्या, ये सब केमिकल्स के बारे में। तो यही क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन, और एक चैप्टर आता है जो कि चैप्टर का नाम क्या है यार, जो जनरली इससे डील करता है कि बायोमैग्निफिकेशन वगैरह होता है उसमें, बायो, या ये नहीं, बायो मतलब हाँ ट्रॉफिक लेवल्स वाला चैप्टर इसको, हाँ वो एकदम बेसिक वाली जो शुरू की 1-2 बुकलेट सर देते हैं, हाँ फर्स्ट टेस्ट 2 बुकलेट सर देते थे जब हम पढ़ते थे, तो वो वाली बुकलेट, क्या नाम जो भी हो उसका, फर्स्ट बुकलेट लिख दूँ तो लोग समझ जाएंगे, संतोष सर के पहला ही बुकलेट था ना इस बार, पहला ही बुकलेट था ना ये। अगर आपको बहुत पढ़ने का मन है तो डिजर्टिफिकेशन भी पढ़ लेना, वो भी 20 पेज का नोट्स है। बस इतना ही पढ़ना है, पूरा संतोष सर का वो जानवर वाला नोट्स नहीं पढ़ना है, उतना डिटेल में जो पढ़ाते हैं ये सब नहीं करना है, और इतने से बस हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना है ना। हमें बहुत सारे इसमें इन्वायरमेंट में ये करने के बाद, ये पढ़ने के बाद हमें लगाना है घटना चक्र।
आपको लग रहा होगा मैं घटना चक्र बहुत बार बोल रहा हूँ, उसके पीछे फिर वही मैं लाइन बोलूँगा कि यूपीपीसीएस एग्जाम ही रटने का है, तो पास्ट ईयर सवाल को रिपीट करता है। पास्ट ईयर सवाल हम रट लेंगे तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा, लेकिन हम सीधा रैंडम रटना शुरू करेंगे तो हमें कुछ क्लू ही नहीं मिलेगा, इसलिए हम बेसिक के साथ रटेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये वाली कहानी आ गई। अब साइंस हो गया। हाँ, बायोडाइवर्सिटी से जानवर नहीं पूछते हैं वो। हाँ, वो एक्ट वगैरह हमें ऊपर ऊपर देखने हैं, और वो ईयर पूछते हैं, वो बहुत वो अंदर नहीं जाते हैं, वो ईयर ही पूछते हैं। हाँ, एक ये करना है, हमें नेशनल पार्क्स रटने हैं, सॉरी गलती हो गई, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बायोडाइवर्सिटी में ही आएगा आपका, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये रट लेने हैं। और नेशनल पार्क रट लोगे 108, अब 108 ही है ना, सीरीज में बढ़ गए जो भी है, तो उससे काम हो जाएगा हमारा। 108 थे, अब हो सकता 2-4 और बढ़े हों, उससे काम हो जाएगा। अब उसमें ये अब इतने पे नहीं रुक जाना है, ब्लू फ्लैग बीचेस वगैरह तो नहीं कोई पूछता है उसमें। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूछ लेंगे, हर साल ऐड हो रही हैं, कुछ ना कुछ हमें हर साल मिल जाता है। रामसर साइट्स हर साल ऐड हो रही है, उससे पूछ लेंगे। वो ये सब पूछते हैं, वो बेसिकली मैपिंग वाले सवाल पूछते हैं इन्वायरमेंट में। उनको इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के मैपिंग से बहुत प्यार है, कॉन्सेप्ट उनको कम प्यार है, या मैपिंग से प्यार है या ईयर से प्यार है। अब यूपीएससी जब पूछ लेता है कि 1986 में इन्वायरमेंटल एक्ट पास हुआ था, कौन सी ईयर में पास हुआ था, तो पीसीएस हो तो पूछ ही लेगा बेचारा। तो ये है। अब इकॉनमी बच रहा है ना, कि और कुछ बच रहा है? कौन कौन सब्जेक्ट हो गए अपने? 4 तो मेन हो गए, हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री हो गया। हाँ, और इकॉनमी रह गया ना बस अब हो गया 3 सब्जेक्ट रह गया हमारे, इकॉनमी रह गया, यूपी स्पेशल रह गया, और हमारा रह गया करंट करंट अफेयर। ये 3। यूपी स्पेशल अगर समय होगा तो पढ़ना, नहीं होगा तो मत पढ़ना। बहुत सवाल आएगा यूपी स्पेशल से, तो 5 सवाल आएगा। आज तक यूपी पीसीएस ने जब सबसे ज़्यादा सवाल दिया तो 5 सवाल दिया है। अब अब यहाँ के बाद भगवान ना करे ऐसा हो कि इस साल ज़्यादा आ जाए, फिर हमें आप लोग कोट करना शुरू कर दो कि आपने बोला था। लेकिन जो ट्रेंड है पीसीएस में, यूपी स्पेशल से बहुत सवाल नहीं आते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सवाल आते हैं। हाँ, इसीलिए यही रीज़न है कि यूपी पीसीएस में आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम सर्विस में हैं, बहुत सारे बाहर के बच्चे आते हैं। मतलब हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, इवन इस बार भी हरियाणा के बहुत बच्चे हमारे साथ हैं, एमपी के बहुत बच्चे हमारे साथ हैं, दिल्ली के बहुत बच्चे हमारे साथ हैं। क्योंकि एक इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो यूपी पीसीएस का सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सॉरी यूपी से सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हर साल एग्जाम लेता है, और 10 से 12 महीने में एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट करा देता है। सबसे बेस्ट चीज़ है इसके साथ। तो इस चक्कर में क्या है ना कि लोग पढ़ना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए। एमपीपीसीएस कई साल से हो रहा है, मतलब बहुत रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे एमपीपीसीएस के रिजल्ट नहीं आए हैं। हरियाणा तो हर साल आता भी नहीं है, 2-3 साल में आता, मतलब इस आजकल तो आ रहा है 2-3 साल से लगातार, लेकिन पहले नहीं आता था। उत्तराखंड 3-4 साल बाद आ रहा है। तो यूपी ही ऐसा एग्जाम है जो हर साल होता है, इसलिए बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा यूपी में अच्छा करते हैं। और दूसरी बात क्या है, यूपी में अच्छा करते हैं, और यूपी यूपी स्पेशल पूछता नहीं है, ये 2 रीज़न है। यूपी स्पेशल के लिए लोग आपको बुक वगैरह सजेस्ट करेंगे, लेकिन मैं तो आपको कहूँगा कि थोड़ा रिस्ट्रेन करना, इन चीज़ों पे कमांड कर लो तो अपने आप हो जाएगा। अगर यूपी स्पेशल पे कमांड करना है तो यूपी की मेंस की किताब आती है, उसको पढ़ लेना, जो कि आगे काम करेगा आपके लिए। प्री तो हो ही जाएगा ना, प्री में तो हमें 150 में से 100 सवाल सही करने हैं, समझो बात को, 145 नहीं सही करना है। सारी लड़ाई तो हमें मेंस में लड़नी है ना, प्री में पास इतना वेटेज रहेगा कि हम खिंच जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी रह गई वो रह गई उसकी करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए कौन सा सोर्स पढ़े हो आज तक आप लोग? नहीं नहीं, आप यूपीएससी के लिए पढ़े ना, सर करने के लिए। हम्म? अगर सबसे ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट किसी चीज़ का है पूरे पीपीसीएस में, तो उस किताब का है। ये 200 पेज की किताब होती है, 40 सवाल दे के जाती है, एकदम श्योर शॉट, आंख मूंद के रट लो, 40 सवाल आ जाएंगे। अब ये आपके हिम्मत पे है कितना रट सकते हो। अच्छा, इस किताब के साथ एक बहुत अच्छी बात और है, किताब मार्केट में 15 दिन पहले आती है, इसलिए सबके पास उतना ही समय होता है कि कोई कह ही नहीं सकता कि मैं पीसीएस की तैयारी 2 महीने से कर रहा था और मैं 1 महीने से कर रहा था। किताब 15 दिन पहले आती है,
एग्जैक्ट 14 दिन पहले आती है, 2 संडे पहले आती है ये। पहले चैलेंज होता था कि इंग्लिश में नहीं आती थी, हिंदी में आती थी। तो हम तो 5-7 दोस्तों का हम ग्रुप बना के वो करते थे, डिवाइड करते थे कि भाई 10 पेज तुम ट्रांसलेट कर लो, 10 पेज मैं कर लूँगा, 10 पेज तुम ट्रांसलेट कर लो, फिर हम रखते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल से, शायद 2 साल से मुझे उम्मीद है कि आ रही है इंग्लिश में। अब लास्ट ईयर तक तो ऐसा होता था कि इंग्लिश में इस किताब के साथ थोड़ा-सा एरर रहता था, क्लरिकल एरर, कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कहीं कुछ ईयर मिस्टेक कर दिया, क्योंकि ये लोग ना हिंदी किताब बहुत ध्यान से बनाते हैं और हिंदी को गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर देते हैं। अब कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करोगे तो उतना अच्छे से ट्रांसलेट होकर नहीं आएगी, कई बार लैंग्वेज एरर वगैरह रहेगा, तो ये आप चैलेंज है, देख लेना। लेकिन अब मुझे लगता है कि चीज़ों को अब और रेक्टिफाई करेंगे, हर साल आदमी रेक्टिफाई करता है, तो ये किताब है जो हमें करनी है। इस किताब में से भी पीछे होती है वन लाइनर, इसमें 15 सवाल तो इस 5-7 पेज के वन लाइनर्स आ जाते हैं, 10 पेज का होगा वन लाइनर, मतलब पूरा भले ना पढ़ो, एक तो वन लाइनर रट जाओ। एक इसमें स्पोर्ट्स आता है जो कि यूपीएससी में नहीं आता। यूपीएससी स्पोर्ट्स 2019 या 20 में एक साल पूछा था सवाल, 20-21 कब पूछा था वो, 2-3 सवाल जो पूछ लिया था। फीफा उफा में कितनी टीमें खेली थी और क्या हुआ था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, नहीं जनरली नहीं पूछता। लेकिन इसमें स्पोर्ट्स में ये इतने टेक्निकल सवाल नहीं पूछेगा, उसको नहीं पता क्राइटेरिया में कौन नंबर ऑफ टीमें ज़्यादा जीत रही हैं, सीरीज में कौन है, उससे नहीं मतलब है। उसका मतलब है कि कौन से चैंपियनशिप में कौन जीता है, बस। अच्छा, उस चैंपियनशिप में भी जहां आप नोट्स में पढ़ोगे सिंगल्स, डबल्स, गर्ल्स, मिक्स, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन मैं सिंगल्स पे ध्यान देना। अगर आप सिंगल्स कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब रटने को तो हम बहुत कुछ रट सकते हैं ना, हमें आपको इस एग्जाम के साथ समस्या है कि हमें बहुत सारा रटना है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते आज हम जो पढ़ेंगे हमें 3 महीने बाद याद रहेगा। इस एग्जाम के सबसे बड़ी चैलेंज ही है ये, थोड़ा सा अगर हम इसको अलग से बात कर लें। इस एग्जाम में अगर मैं कहता हूँ यूपीएससी में रिवीजन है, तो इसमें रिवीजन इंटू 10 टाइम्स है। उसके पीछे कारण है कि यूपीएससी में अगर आज जो आप कोई चीज़ पढ़ो, आज आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा, कोई एक आदमी टॉपिक का नाम बता दो, कोई भी आप टॉपिक का नाम दो, अखबार का आर्टिकल बता दो, कुछ बता दो। एनजीओ आपने मान लो पढ़ा, तो एनजीओ से पीरी में तो सवाल नहीं आते हैं जनरली, ग्रीन पीस वगैरह भले पूछा था एक आध बार कभी कि क्या है वो, एनजीओ है कि क्या है, तो रटने सा टॉपिक हो गया। एनजीओ में ही आप ले लो, एफसीआर एक्ट एक बार अमेंड हुआ था 3-4 साल पहले। उसमें ये था जितने भी एनजीओ, सर ने पढ़ाया, अच्छा मेंस में पढ़ाते हैं सर, जितने भी एनजीओ होंगे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, उनको एक ही अकाउंट में पैसा मंगाना है एसबीआई की, वो भी डेडिकेटेड अकाउंट है, दिल्ली में है कहीं चांदनी चौक वगैरह में, वहीं से पैसा लेना है। उसका भी 25% को एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर सकते हैं, बाकी सब उनको सोशल कॉज में खर्च करना है। इतनी कहानी एफसीआर में अमेंड हुई थी। इसी पे यूपीएससी सवाल पूछता है, 3-4 साल बाद भी इसी पूछेगा, क्योंकि उस पूरे लॉ का कोर ये था कि हमें जो फंडिंग बाहर से आ रही है उसको रिस्ट्रेन करना है, उसको कंट्रोल करना है, रिस्ट्रेन करना है, और उस पर एक तरीके से समझ लो कि एक तरीके से आई रखनी है, ये कहना है। यूपीएससी इसी सवाल पूछता है। यूपीएससी को इससे मतलब नहीं है कि कहाँ से पैसे आ रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, वो बल्कि ये जरूर पूछ सकता है कौन से एसबीआई के ब्रांच में खोलना है। स्पेसिफिक ब्रांच का नाम आपको पूछ सकता है, चांदनी चौक, करोल बाग और XYZ 2 ब्रांच दे देगा आपको, उसमें से निकालना रहेगा। समझो यूपीएससी और पीसीएस में क्या अंतर है। यूपीएससी कभी ये नहीं पूछेगा चांदनी चौक में खोलना है, करोला खोलना है। एसबीआई पूछ लिया तो बहुत अच्छा है, तो इन डेजिग्नेटेड बैंक वर्ड यूज़ कर देगा, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करेगा जो बहुत ओपन इंडेड सा रहेगा। इसलिए यूपीएससी में ना हम ओपन इंडेड सवाल देख के कर लेते हैं, हाँ यार थोड़ा खुला खुला सा लग रहा है, सही है। यूपीएससी ने बंद कर दिया इस लाइन को, थोड़ा कहीं से जबरदस्ती बहुत सारा कॉमा फुल स्टॉप है तो गलत है। हम इस दिमाग से जाते हैं, अगर आप बहुत सारे यूपीएससी पेपर लगा लो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लगाना शुरू कर दो कि इसमें 2 ओनली ज़्यादा सही होगा या 1 ओनली ज़्यादा सही होगा। ये एक डिफरेंट अप्रोच है यूपीएससी के लिए, इन्हीं वाली अप्रोच काम करती है, लेकिन पीसीएस में ऐसा कोई अप्रोच नहीं है। इसलिए आप लास्ट डे में जो चीज़ पढ़ोगे पीसीएस में ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा था कि ज्योग्राफी की आप इमेज ले लो, क्योंकि घटना चक्र लास्ट में नहीं पढ़ सकते, लेकिन मॉर्निंग में मेट्रो में जाते वक्त आप इमेज रिवाइज कर सकते हो। समझो बात को, सबका सेंटर घटना यहीं गाजियाबाद पड़ेगा, सब इमेज रिवाइज कर सकते हो। अगर मैं ये कह लूँ कि स्पोर्ट्स में उसको नहीं पता क्या करना है, उसको ये पूछना है कि राफेल नडाल ने कौन जीता है या विम्बलडन कौन जीता है, बड़े बड़े टूर्नामेंट 4-5 जो है इनको कौन जीता है, सिंगल, वो भी सिंगल्स में कौन जीता है, डबल्स वबल्स में दिमाग नहीं लगाता यूपी से, सिंगल्स की बात करता है ये। इसलिए मैं लास्ट तक रटना पड़ता है, वन लाइनर रटना पड़ेगा। अच्छा, इसी करंट में कुछ यूपी स्पेसिफिक जो करंट होता है ना, ये हमें अच्छे से पढ़ना। अगर अगर यूपी स्पेशल आता भी है तो यूपी स्पेसिफिक करंट से आता है। जैसे हम लोगों ने एक बार पेपर दिया था, उसमें पूछा था कि नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है यूपी में, या लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है, ऐसा कुछ सवाल पूछा था। तो वो एक लौता सवाल मेरा आज तक यूपी पीसीएस में सही हुआ है, जो थोड़ा सा दिमाग लगा के सही हुआ है। मैं कहा हाईकोर्ट इलाहाबाद में खुल रहा होगा, और वो सही हो गया।
उसके अलावा मैंने आज तक जो तुक्के मारे हैं वो पीसेस में गलत ही हुए हैं। तो इसमें करंट अफेयर में यूपी स्पेसिफिक आई दृष्टि में लिखा रहेगा, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सॉर्टेड किताब है। वन लाइनर पढ़ लो, स्पोर्ट्स पढ़ लो और शुरू की यूपी स्पेसिफिक पढ़ लो। और अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, अगर आप उस साल जैसे यूपीएससी और यूपीएससी में डिफरेंस है, अदरवाइज लोग ये सजेस्ट करते हैं कि शुरू में हर टॉपिक का 5-5 6-6 लाइन लिखा होता है उस किताब में। कोई भी इवेंट जो वैसे G20 हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेगा, 5 लाइन लिखेगा, ये G20 हुआ था, इंडिया में हुआ था, और 2 मेजर चीज़ें, एक अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है, बस सिंपल सी लाइन, एक एक 2-2 लाइन में चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये आप कर सकते हो। ये किताब है 200 पेज की, लेकिन अंतिम का 14 दिन में से कम 10 दिन इसमें जाते हैं। ये आप याद रख के चलना कि जो भी अपना शेड्यूल बनाना है 100 दिन का, 80 दिन का, वो लास्ट के 15 दिन को माइनस करके ही बनाना है, क्योंकि उसमें इस किताब में समय जाएगा। और इस किताब का जो वर्थ है वो पूरे प्रोसेस में किसी चीज़ का नहीं है। या तो इस किताब का वर्थ है या ज्योग्राफी के मैपिंग का वर्थ है, जो मैं आपको बताया था। ये सारा काम 4-5 घंटे में रिवाइज हो जाएगा और 40-50 सवाल देके जाएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं हम इकॉनमी पे। इकॉनमी पे बहुत स्कीम्स वगैरह रट के तो यूपीपीसीएस में काम होता नहीं है। 2-3 चीज़ें होती है यूपीपीसीएस में। एक तो ये होता है कि क्या कहते हैं उसको, जो रिसेंट बजट आया होता है और इकोनॉमिक सर्वे आया होता है, उससे सवाल आता है। यूट्यूब पे कोई भी चैनल का आप बजट इकोनॉमिक सर्वे का 2-2.5 घंटे का वो देख लेना, जो वीडियो होता है, और उसको 2 या 3 बार देख लेना। वो ये पूछेगा कि आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट की है, 6.3 की है, 6.5 की है, 6.6 की है, 6.4 की है। यूपीएससी ने एक 6 पॉइंट करके आपको छोड़ दिया कि आप उसमें तुक्का लगा लो, हाँ 6 सवा 6 ही होगा, 7 8 9 तो नहीं होने का। वो कहीं ऐसा ना कर दे 4 5 और 3 5 और 4 और 5 कर दे, आप उसी में खोते रह जाओगे। तो ये पूछता है, तो हमें ना किसी का भी वीडियो देख लेना है, इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का। ये 2 चीज़ें हैं, ये इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक स्कीम्स देख लेना। अब यूपीपीसीएस अभी तक तो ये सवाल नहीं पूछा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से ग्रोथ में क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रोथ बढ़ने से इन्फ्लेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब तक रेपो रेट, मतलब ये ज़रूर पूछ सकता है रेपो रेट क्या होता है, लेकिन अब रेपो रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये थोड़ा-सा उसके बियॉन्ड, मतलब वही है ना, एनालिटिकल नॉन एनालिटिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो वाली कहानी आ जाती है। तो ये तो हो गया पूरा लगभग ये। अब हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि हमें कैसे थोड़ा-सा अपने आप को एग्ज़ीक्यूट करना है अगले 97 डेज़ में, जो इन्होंने बताया है। तो जो मेरा पढ़ने का तरीका होता है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, आपको अगर सूट करेगा तो आप करना। हर आदमी का पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। तो जैसे मेरा जो पढ़ने का तरीका था, वो मेरा जो भी एग्ज़ाम है, इसका करता था -10 डेज़, फिर -20 दिन और -30 डेज़। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं पीसीएस के लिए है, पीसीएस यूपीएससी में इस फॉर्मूला की यूपीएससी में पास करके ईश्वर की दया से रिजल्ट डिज़ायर्ड आए हैं। अब हमें इसके पहले हमें अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना है। एक बार ख़त्म करें, 2 बार ख़त्म करें, हमें जितनी मन उतनी बार ख़त्म कर ले। लेकिन इस 30 दिन में हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं, वह चीज़ें एकदम ध्यान से लाइन बाय लाइन, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर लास्ट तक पढ़ जानी है। पूरे किताब को, मतलब पॉलिटी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले चैप्टर से लेके अब लास्ट चैप्टर्स इसमें नहीं पढ़ने होते हैं। जहाँ तक भी, जैसे हाँ, इसमें बॉडी से सवाल आते हैं, यूपीएससी में बॉडी से सवाल कभी नहीं आते हैं। यूपीएससी बॉडी से हम रटते बहुत हैं, एक आध बार एनएचआरसी 2005 में पूछा, तो उसका कभी पूछा नहीं यूपीएससी ने, लेकिन इसमें आते हैं। ये पॉलिटी में रह गया था थोड़ा ये लाइन। तो हम किसी भी एग्जाम को ना इस 30 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, फिर उसके बाद 20 दिन में करना है, फिर उसके बाद 10 दिन में करना है आइडियली। तो ये 7 होना चाहिए,
ये 15 होना चाहिए और ये 25 होना चाहिए। तो 15 और 25 हो गया 40 और 7 47 दिन। तो आपका एग्जाम के 1.5 महीने पहले से आप एकदम पावर पैक्ड हो, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर आप हम यूपीएससी दिए होंगे तो हम थोड़ा सा अगर हम एग्जाम प्रोसेस पे बात कर लें, क्योंकि फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे किसी का होगा तो हमें दो चीज़ें समझ में आएंगी यूपीएससी पूरे एग्जाम में, जो मुझे समझ में आती थी एज अ एस्पिरेंट, और मेरे बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात की तो मुझे समझ में आया दो। एक यूपीएससी एग्जाम ना दो तरीके से होता है, यूपीएससी कोई भी एग्जाम दो तरीके से होता है। पहला तो होता है हमारा सिलेबस पे, नॉलेज पे, सिलेबस पे, पढ़ाई पे कमांड। दूसरा होता है कि हम उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं। उस प्रिपेयर्ड में हमारा ये भी सवाल हो जाता है कि हम कितना एग्जाम ओरिएंटेड मोड में प्रिपेयर्ड हैं, कितना नॉर्मली प्रिपेयर्ड हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम पहले वाले पार्ट पे तो बहुत दिमाग लगाते हैं। हम एग्जाम के एक हफ्ते पहले अगर हम मुझसे कोई कह देगा कि किताब से सवाल आएगा तो हम पढ़ने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि भाई अगर इस किताब से सवाल आएगा भी तो 15 सवाल ही तो आएगा, बहुत आएगा तब, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन हम 85 जो हम पिछले 25 साल 1.5-2 महीने से पढ़ रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है। हम इसके लिए चले जाते हैं, हमारा सारा टारगेट यहाँ हो जाता है और इसको हम भूल जाते हैं। तो हम अगर हम एग्जाम को बांटे ना तो हम सिलेबस पे तो हम बहुत ध्यान लगा के पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। यहाँ तक हम ये कहूँगा कि इस दिन तक तो हमें सिलेबस पढ़ना है, लेकिन इसके बाद एग्जाम सॉल्विंग एटीट्यूड पे जाना है। हमें जो भी पेपर, हमें पहले तो ये समझना है कि हमें इतना जहाँ तक पढ़ लिया इसके बाद यही रिवाइज करना है। आप एक बात समझ लो, इस प्रिपरेशन का मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि अगर एक कोई आइडियल स्टेटमेंट मुझे अगर कोई देना हो तो सिंस माय ब्रदर इज ऑल्सो इन सर्विसेज, तो मुझे एक बात कहते थे वो कि जो चीज़ आप रिवाइज ना कर पाओ उसको कभी मत पढ़ना। ये इस एग्जाम का मूल मंत्र है। अगर आज आपको कोई 2025 का पेपर लाके दे देगा और कह देगा दोस्त आप दोनों लोग ना सारे लोग 3-4 घंटे देख लो और 4 घंटे बाद में आपको दोबारा कभी नहीं दूंगा, सीधा 25 के एग्जामिनेशन हॉल में दूंगा, तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे क्वेश्चन पेपर ही क्यों ना दो। इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। यूपीएससी क्वेश्चन पेपर कोई लाके देगा न, मत पढ़ो, क्योंकि 2025 के एग्जामिनेशन हॉल तक आप भूल जाओगे। या तो हाँ कोई इतना आपका माइंड स्ट्रांग हो कि आप तब तक याद कर पाओ, तो बात अलग है। चलो 25 का तो एक बार फिर देख लिया, 26 का तो बिल्कुल ना देखना, क्योंकि तब तक तो इसका भी दिमाग कितना भी स्ट्रांग हो वहां तक याद कर पाना इज वेरी मतलब रेयर। तो हमें जो हम रिवाइज कर पाए वही पढ़ें। मैंने पूरे प्रोसेस में कोई ऐसा बहुत फंडामेंटल बड़ी किताब लाके नहीं रख दी। मैंने ये नहीं करना शुरू कर दिया कि चलो स्पेक्ट्रम के साथ आप कोई प्लास्टिक टू पार्टीशन ही पढ़ने लगो, ये भी पढ़ने लगो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। स्पेक्ट्रम से जो बच्चे पास होते हैं वही से पास होते हैं, वो कोई बाहर नहीं पढ़ते हैं। हम बहुत कह सकते हैं कि सर के नोट्स इस बार इतने सवाल आए, इतने नहीं आए, या इतने ज़्यादा सवाल आए, इतने कम सवाल आए, लेकिन क्या सर के नोट्स सारे सवाल हम कर लिए? क्योंकि हम इस पे ना ध्यान देके हम इस पे ध्यान देते हैं। मतलब मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत फेलियर देखे। मैं शुरू के तो प्री मुझे समझ ही नहीं आता था कहाँ जा रहा है। मैं एग्जाम देने बैठता था, प्रिपरेशन बहुत होती थी, यहाँ सर से जब बात करो तो बहुत डाउट्स होते, सर सवाल पूछते थे बता देते थे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद 8-8 सवाल से कट ऑफ रुकते थे, 4-4 सवाल से कट ऑफ रुकते थे। तो 4 सवाल देखने में 4 सवाल है, लेकिन वो 8 नंबर है। 8 नंबर में कम से कम 2 लाख जनता आ जाती है देश की। मतलब सिंस हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था, हमें वो 8 सवाल 8 नंबर का अंतर पता है। 8 नंबर में आप एकदम इधर से उधर चले जाते हो। 8 मतलब 160 बच्चे, सॉरी 8 दूनी 16, 160 बच्चे। तो फिर हम ये समझना शुरू किए कि एक से कॉल ले लेंगे, 1 सेकंड बस। तो हमें कई बार लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन हमें एग्जाम के दिन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। हम बहुत सारे लोग, अगर हमें आज पेपर दे दिया जाए तो हमें चाहे पीसेस का ही पेपर क्यों ना दिया जाए, चाहे बेसिक पेपर दिया जाए, हम मस्त सॉल्व कर लेंगे। 100 नंबर तो कहीं नहीं गए किसी के भी, जितने लोग यहाँ बैठे हो। इवन अगर आप कोई भी नया पेपर दे दो, चलो आप वो देख के आए हो, मैं एक नए पेपर की बात करता हूँ, उसमें भी 100 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि हम सारे लोग इतनी गलतियां एग्जाम में करके आते हैं कि अगर उसको रेक्टिफाई कर ले अपना काम हो जाए। तो बस हमारा ये है कि हमें ना इस पे कम से कम कमांड 100% होना चाहिए। ये जाए तो जाए, 15 सवाल में कौन सा हमारा स्कोर रुक रहा है, मेंस में रुकेगा ना, तब देखिए, तब देखेंगे। अभी ब्री की बात है, अभी तो हम इस पे ध्यान दें। तो इसलिए ये सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 दिन, 7 दिन या 20 दिन और 10 दिन,
एक बार पूरा रिवाइज इस समय, एक बार पूरा रिवाइज इस समय, एग्जाम के एक रात पहले तक। जैसे फिर मैं करता क्या था, इसको तो 7 को कर लेता था मैं 5, और 2 दिन में लास्ट में पढ़ने पलटता था कि वो मोस्ट ऑब्वियस सवाल ना मिस हो जाए हमारा। अब ये आप समझो कि इस एग्जाम में अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे तो आपका कंपटीशन 10 लाख से नहीं है, आपका कंपटीशन 1 लाख से है। 8 लाख तो यहाँ बाहर हो जाएंगे, 1 लाख यहाँ बाहर हो जाएंगे, 1 लाख यहाँ बचेंगे। तो इसके साथ आपको कम्पीट करना है। तो बस ये हो सकता है आपको इतना बोरियत लग रहा हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन ये इस प्रोसेस में ना ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम मिस कर जाते हैं। शुरू में मैंने ही बहुत मिस किए हैं। तो एक बार ऐसे भैया के साथ बैठा था, उन्होंने ये स्ट्रेटजी बताई, और उस स्ट्रेटजी के बाद लगभग मेरा प्री निकला है। मैं मतलब मैं बाहर भी हुआ तो सीसैट के चक्कर में बाहर हुआ हूँ, जीएस ने मुझे बाहर कभी नहीं किया। 15 मार्क्स नहीं, 15 दिन लिखा हूँ कहाँ। मैं कह रहा हूँ 15 सवालों पे दिमाग नहीं लगाना है अपने को। अरे नहीं नहीं दोस्त, आप थोड़ा लेट हो गए। करंट अफेयर का सोर्स अब देखना, हालांकि मैंने वो आई दृष्टि घटना चक्र भूला है, उससे 40 सवाल आते हैं, 15 नहीं। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था इतनी देर से कि हम 85 क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और अगर हमें लास्ट में कोई 15 क्वेश्चन की लालच देता है तो वहाँ दिमाग लगाने लगता है, इसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें इसको रिवाइज करना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिमाग लगाना चाहिए। बस मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था। तो ये आप किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो, मतलब यूपीएससी के लिए नहीं। आप यूपीएससी में दोबारा जब आप अपने एग्जाम को जब दोबारा सोचोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये गलतियां हुई हैं, अगर हम सवाल ज़्यादा लगाते। जैसे कुछ कोचिंग्स होते हैं जो बहुत टफ टेस्ट सीरीज बनाते हैं, लोग कहते हैं अरे मत दो, लेकिन मैं कहता हूँ उसको दो। आपको टेस्ट सीरीज के स्कोर से मतलब ही नहीं है। आप 2 घंटे बैठ के अपने आप को स्ट्रेस एनवायरमेंट में झेलो, आपको रियलाइज होगा यार उसमें भी आपके 80 नंबर आ रहे हैं। आप समझो इस बात को। अगर आप 100% विदाउट एनी सिली मिस्टेक्स अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपके 100 नंबर आ जाएंगे, 80 नंबर आ जाएंगे। उतने तो यूपीएससी में चाहिए। यूपीएससी कहाँ जो है आपको 200 नंबर कट ऑफ मांग रही है, 150 मांग रही है, 100 120 मांग रही है। तो बस हमें ना ये जूझने वाला एटीट्यूड। अब तो यूपीएससी का मैं तो कहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त इस बार भी, क्योंकि मैंने इस बार अटेम्प्ट नहीं लिखा था, मैं कहता हूँ भाई इस एग्जाम का केवल एकमात्र काम रह गया है कि एक थोड़ा बहुत नॉलेज का जूझो। जो पेपर में जूझ गया 2 घंटे, मतलब पैनिक नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, खींचता गया अपने आप को, वो निकाल ले जाएगा। वही काम पीसीएस के साथ भी है। आपको लास्ट में एकदम पैनिक नहीं होना है, यहाँ थोड़ा जूझना कम पड़ता है क्योंकि यहाँ दिमाग वाले सवाल तो आते नहीं है। तो मतलब यू नो इट आइदर और डोंट नो इट वाली कहानी होती है। लेकिन तब भी एटीट्यूड हम यही रखेंगे कि 7 दिन, 10 दिन और 25 दिन, लास्ट के हमें 45 दिन में केवल रिवाइज करना है। वो घटना चक्र बीच में आ जाएगी, उसको पढ़ना है। एक लास्ट लाइन, अगर आपको यूपीएससी आगे देना हो तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हम करंट अफेयर में बहुत फोकस करते हैं, एक्सट्रीमली फोकस करते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए अगर हमारा बेसिक्स तैयार है ना, तो करंट अफेयर हमें बहुत नहीं रोकता है, अगर थोड़ा बहुत मुझे आता है तो। मैं संतोष सर करंट अफेयर नहीं मानता, वो बेसिक ही पढ़ाते हैं। वो साइंस और एनवायरमेंट में करंट नहीं पढ़ाते हैं, वो पूरा बेसिक पढ़ाते हैं। इकोनॉमी में पूरा बेसिक पढ़ाते हैं, तो उनको मैं बेसिक वाले कैटेगरी में ही मानता हूँ। तो अगर आपका ये वाला चीज़ तैयार है ना, तो आपको करंट अफेयर बहुत नहीं रोकेगा। हम करते क्या, करंट अफेयर के लिए बहुत सारा दिमाग एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, बेसिक भूल जाते हैं। मतलब हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो लक्ष्मीकांत 6 से 7 बार पढ़ा होगा, लेकिन जो एक बहुत सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो लक्ष्मीकांत साहब, अब किसी का नाम भी ना लिए मैं कहूँगा कि लक्ष्मीकांत लास्ट में 3 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, एकदम लाइन 1 से लाइन लास्ट तक। आपको कोई सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल इस पेज नंबर से है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब उनका लगातार प्री निकला है, उनको ऐसे सवाल लिख के भेज दो ना, वो कहते थे हाँ यार ये तो इस ईयर में सवाल यूपीएससी में आया था, और इसका यूपीएससी ने आंसर ये दिया था, इसका कोचिंग वाला आंसर ये दिया था, लेकिन यूपीएससी ने लास्ट में ये आंसर दिया था। रैंडम सवाल उनको भेज दो, वो इतना बता देंगे। उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से रिवाइज किया है, रट गए हैं वो। तो रिवीजन इज द की फॉर दिस एग्जामिनेशन। हम सब कहते हैं, तो वही रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ना है। मेंस पे आते हैं अब। अगर मेंस करना है कि बाद में करना है, कि बस 5-7 मिनट अगर मेंस में हम लें, तो मेंस अभी लगभग लगभग यूपीएससी के बराबर ही हो गया है, 100%। लेकिन इसके सिलेबस बहुत डिफरेंट है। इसके सिलेबस में डिफरेंट क्या है कि इसमें थोड़ा सा ग्राउंड लेवल की चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम यूपी पीसीएस का मेंस का सिलेबस देख लेंगे, यूपीएससी से जहाँ जहाँ डिफर कर रहा है उन टॉपिक से देख लेंगे। उसका व्हाट व्हेन वेयर हाउ ही प्रिपेयर कर लें, उसे सवाल सवाल आता है बस, उसके बाहर वो जाता ही नहीं यूपी पीसीएस।
तो हम सिलेबस के साथ इतना प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन इसके साथ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम्पल्स हम जो देंगे, जैसे यूपीएससी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, अगर आप मेंस के आंसर का कभी लिखोगे तो यूपीएससी में बहुत सारे आंसर लिखते हैं, वो एग्जाम्पल्स हम यूपी स्पेसिफिक रखेंगे। उसके लिए जो सोर्स आता है, एक आई दृष्टि मेंस की भी आती है। मैं यही आपको कह रहा था कि अगर आपको बहुत मेहनत करने का मन हो यूपी के करंट अफेयर के लिए, तो आई दृष्टि मेंस ले लेना। उसमें यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए होते हैं, अखबारों में से हम यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल निकालना शुरू करेंगे, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इन कंपेरिजन टू रैंडम एग्जाम्पल्स। जैसे यूपी में अभी जो भी हुआ है कि जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो अपने नाम डिस्प्ले करेंगे, तो ये एग्जाम्पल हम रख सकते हैं। उस पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसने कहा कि नहीं, आप ये लिखना, आपको वेज है कि नॉन वेज है, नाम नहीं लिखना है। तो हम कहीं भी लिख सकते हैं कि हार्मनी, या कैसे भी कुछ लिख सकते हैं, या कैसे कोई भी कल्चर, आई मस्ट से, वो कैसे हम आपस में डिफ्रेंशिएट करता है, कैसे हार्मनी का काम करता है, ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अगर आप सोचेंगे तो आएगा, इथिक्स में लेके, इन चीज़ों में लेके। तो हमें ये याद रखना है, बस यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लिखना है बस। अब 2 सब्जेक्ट आता है, जीएस 5 और 6। इसके लिए अभी कोई बहुत वेल नोन सोर्स नहीं है, क्योंकि एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है, और 5 में तो बहुत अच्छे नंबर आए बच्चों के, 6 में नंबर आए नहीं है। 6 में कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, हुआ तो एसडीएम बन गया, कुछ बच्चों के नहीं आए हैं तो वो कुछ नहीं बन पाया है। तो इसके लिए तो सिलेबस देखना है, व्हाट व्हेन वेयर हाउ करना है, और वनली एज की किताब आती है, बहुत ही सिलेक्टेड टाइप की आती है, 200-300 पेज की, अगर हिम्मत हो तो वो पढ़ लेनी है। और वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना कर लेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे सुशांत ने नाम लिखा है कोचिंग का, स्टडी ऑफ सिविल सर्विसेज, हम शायद सबने नाम सुना होगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके कोचिंग है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग फॉर यूपी पीसीएस, बट द प्रॉब्लम इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दे प्रोवाइड। वो हर मंथ का कम से कम 60-60 पेज का करंट अफेयर देते हैं वो, और आई दृष्टि घटना चक्र का 200 पेज। थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, अगर आप वो भी पूरा पढ़ गए, अगर आपका एनर्जी है, अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो, तो आपका प्री कोई नहीं रोकेगा। वही मैं कह रहा था, सोर्स बहुत सारे होते हैं। जो बच्चे संतोष सर के यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी तो पेपर पास करते ही हैं ना, बट हमें एक सोर्स को बहुत डेडिकेटली प्रिपेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल किसी ने पूछा है कि 25 का अटेम्प्ट देना है, तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, तो यार जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना ईजी है, इसका तो कोई आंसर नहीं है मेरे पास। और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं, आप यूपीएससी दे रहे हो इस बार मेंस? इस बार मेंस नहीं दे रहे, नेक्स्ट ईयर आप मेंस दोगे? सॉरी, हाँ वही प्री दोगे तो मेंस दोगे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप प्री क्लियर करोगे। तो मैं, आपका ये सवाल है कि अगर आप सितंबर तक, अगर आप यूपी पीसीएस दोगे, तो दिसंबर तक आपका मेंस कैसे प्रिपेयर होगा यूपीएससी का? अब टचवुड सिलेबस लगभग सेम हो गया, इसलिए हमें इतना डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आप आप ही के लाइन ऑफ थॉट को लेके आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी, चीज़ें हो जाती हैं। अक्टूबर 27 को यूपीएससी का प्री हो जाएगा। मैं मानता हूँ 3 महीने में यूपीएससी का प्री पढ़ेंगे, जो कि बहुत टफ है। 3 महीना पीसीएस पढ़ने के लिए कुछ है भी नहीं, आपका 1.5 पौने 2 महीने में हो जाएगा। चलो फिर भी नंदलेस हम ये मान लेते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ना 1.5-2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। आपको शुरू ही उस 25 दिन वाले गैप से करना है, 25, 15 और 7 से। इसके पहले का तो आपने पढ़ रखा है ना, बेसिक आपने पढ़ रखा है, हम ये मान के चलते हैं ना। तो अगर आपको करना है 27 अक्टूबर के बाद, अगर आप दिसंबर तक, अगर आप पीसीएस का मेन से हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, बहुत लेट होगा तो, क्योंकि थोड़ा टाइम चलता है, तब तक आप ये समझो कि आपका GS1, GS2, GS3, GS4 प्रिपेयर्ड है। आपके पास केवल ऑप्शनल बचता है। आपके पास हिम्मत हो तो 15-17 दिन लास्ट में ऑप्शनल पढ़ लेना एग्जाम के तुरंत बाद, और फिर यूपीएससी का अटेम्प्ट लिख देना, क्योंकि मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए कोई बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती है, और यूपी पीसीएस में तो बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। 10 दिन बहुत इनफ होता है, मतलब हम सब ने इंटरव्यू दिए हैं, 10 दिन इज इनफ, क्योंकि वहाँ भी वही सवाल पूछते हैं जो आप करके आए हो ना, वही पूछेंगे। जैसे किसी ने एनजीओ बोला था कुछ देर पहले, तो पूछ लेंगे कि रिसेंट क्या चल रहा है,
जैसे जो मेरा इंटरव्यू था, उसमें जो सवाल उन्होंने पूछा था, एक उस समय ही ऑप्शनल हटा था, उसी दिन हटा था बेसिकली। मतलब मॉर्निंग में डिसीजन आया था, मेरा इंटरव्यू था, और शायद मैं पहला या दूसरा बच्चा था जाने वाला। उन्होंने बोला कि ऑप्शनल हट गया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं। हट के 5-6 ऐड हुआ था। तो इसमें आप चाहे 2 महीने पहले पढ़ लो और चाहे उस दिन पढ़ लो, ये बिल्कुल ही करंट न्यूज़ है, इसलिए इसमें बहुत पढ़ने का इंटरव्यू में कुछ नहीं होता। यूपीएससी इंटरव्यू में भी नहीं होता। पर्सनालिटी तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, वो विद इन अ डे या विद इन अ आवर्स नहीं बनती है। तो ये है, ये हो जाएगा। कंटेंट किस में कम पढ़ना है, एस सी एस कोचिंग में या घटना चक्र में? तो कंटेंट घटना चक्र में कम पढ़ना है। ये हो गया। और एक सवाल है कि सर 25 में पढ़ना है तो अभी से कैसे प्रिपरेशन शुरू करना है, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी वही है कि लास्ट के 1.5 महीने के लिए डिवाइड कर लो, उसके बाद अभी से फिर एक एक सब्जेक्ट को उठा के एक एक 2 महीना पढ़ना शुरू करो। और कुछ करना है कि अब यहाँ? हाँ, अच्छा सॉरी, हिंदी कैसे इम्प्रूव करें? और किसी का सवाल? या हिंदी कैसे पढ़ें, यही सवाल पूछ लो, ज़्यादा इजी है। इम्प्रूव तो तब होगा जब हमें आता होगा। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ सॉरी, मुझे उम्मीद है कि आपको आती होगी, ये स्टेटमेंट मुझे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। अब हिंदी कैसे इम्प्रूव करें का आंसर ये है कि हिंदी आती तो 150 नंबर की है, बट हिंदी है बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब हिंदी में बहुत कम नंबर आते हैं बच्चों के, और जिसके आते हैं उसके बहुत आते हैं। हिंदी आप ये मान के चलो कि हिंदी यूपी पीसीएस का बहुत हद तक साइंस की तरह है या मैथमेटिक्स की तरह है। उसमें करीब 70 नंबर के तो आते हैं प्रॉपर प्रोटोटाइप, लेटर का लिखना प्रोटोटाइप, एसे का लिखना, और लेटर में बहुत सारे लेटर होते हैं। उन सब का हम अगर प्रोटोटाइप नहीं, उसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है फॉर्मेट, टाइमर्स से। तो फॉर्मेट अगर हम याद कर लिए, और उन फॉर्मेट पे करीब 8-9 तरीके के लेटर होते हैं। हम कई तरीके के लेटर डालते हैं ना, उसमें प्रतिलिपि होती है, फिर आदेश होता है, बहुत सारा होता है, जो हम डेली पर्पज में यूज़ करते हैं कि चलो अगर हमें सीनियर को लिखना है तो अलग तरीके से लेटर लिखना है, कोड को लिखना है अलग तरीके से लिखना है, सबॉर्डिनेट को लिखना है अलग तरीके से लिखना है। अब जॉब में आने के बाद तो लग रहा है उसका यूज़ है, पहले हमें लगता था क्या यार 8 तरीके के लेटर रटवा रहे हैं, कोई मतलब है इस बात का? तो आप अगर उस सारे के फॉर्मेट पढ़ लिए, और सारे फॉर्मेट में से एक एक दो दो भी अगर लिख लिया आप, और आपको थोड़ी हिंदी लिखने आती हो, मतलब कंडीशन अप्लाइड, तो बहुत आराम से 70-75 नंबर तो आ जाएंगे। मतलब 70 नंबर अच्छा, इसमें ये होता है कि 70 में से 50 तो मिल ही जाने हैं। आप समझो बात को, जब तक आप ग्रामेटिकल एरर ना करो, तो आपका फॉर्मेट सही है तो कोई क्यों काटेगा नंबर? आपको रैंडम दे देंगे कि आपके यहाँ कोई कचड़ा फेंक रहा है तो आप जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखिए, या म्यूनिसिपल कमिश्नर आप हैं, कोई कचड़ा फेंक रहा है तो आप जनता को लेटर लिखिए और एक अथॉरिटीज़ को लिखिए। एक तो ये है। दूसरा एक आता है ग्रामर। ग्रामर में अगर बहुत समय आपके पास, तो डिटेल किताब पढ़ो, जो कितना फिजिबल है वो देखना पड़ेगा। हिंदी की बहुत सारी किताबें आती हैं, जो जनरली जनता करती है वो पास्ट ईयर रट लेती है। पास्ट ईयर के करीब 400-500 मुहावरे हैं, रट लो, 10 में से 6 तो फंसी जाते हैं। करीब 200 विलोम है, 200-300 रट लो तो 10 में से 200 में से 5-6 तो फंसी जाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट है। 200 तो मैं कम बता रहा हूँ, 1,500-2,000 होंगे, क्योंकि 95 से लेकर सारे सवाल अभी तक उसमें लिखे हुए हैं, तो उसमें सवाल फंस जाते हैं। एक फॉर्मेट रख लें, एक हम पास्ट ईयर रख लें, हमारा काम हो जाएगा। बस ये 2 चीज़ें हिंदी के लिए। हिंदी के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा एक काम ये करना है हिंदी के लिए कि अभी तो नहीं, प्री निकलने के बाद कुछ टफ टफ अखबार पढ़ते रहना। क्योंकि होता क्या है ना कि हम कंप्रिहेंशन सॉल्व करते हैं, अभी तक हम सब सॉल्व करते हैं, हमें लगता है कर लेंगे, लेकिन जो वो कंप्रिहेंशन होता है, उसमें जो हिंदी के वर्डिंग्स होते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें उस बिहाफ पे अगर ध्यान देंगे तो हो जाएगा। बस ये फॉर्मेट और पास्ट ईयर के ग्रामर, 2 चीज़ें, अगर हिंदी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा। और कुछ? हाँ, पी आई क्यूज हो जाता है, और बहुत हद तक थोड़ा सा पी आई क्यू पढ़ोगे, सॉरी थोड़ा सा पी आई क्यू पढ़ोगे तो हो जाएगा वो बहुत नहीं पढ़ना है। और हिंदी के 10 सवाल आते हैं, 10 में से, हालांकि जो पी वाई क्यू का, जो प्री का हिंदी है, जो मेंस का हिंदी है, बहुत डिफरेंट है।
प्री में संधि विच्छेद वगैरह आते हैं, मेंस में नहीं आते। मेंस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुहावरे पूछ लेगा, विलोम पूछ लेगा, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछ लेगा, एक शब्द के अनेक शब्द पूछ लेगा। तो ये थोड़ा सा है बस। प्री में तो ही आते हैं 10 सवाल। अच्छा, प्री में एक और सवाल आता है, वो मेंटल रीजनिंग का कुछ सवाल आता है, सी सेट में इन्होंने बात किया। तो यार उसका तो कोई बहुत डेडिकेटेड आंसर तो है नहीं, वो पास्ट ईयर के सवाल लगा लेना, क्योंकि कभी मतलब सीसैट के लिए, और तो पास्ट ईयर के सवाल लगा लोगे थोड़ा सा तो हो जाएगा, उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। यूपीएससी की तरह उसमें कंप्रिहेंशन नहीं आता है, उसमें थोड़ा अलग आता है कि कभी आग लगी है तो पहले आप आग बुझाओगे, पहले एडमिनिस्ट्रेशन को बताओगे। अब इसका आंसर तो बहुत डिफिकल्ट है दे पाना, सिचुएशन मतलब बहुत रेयर आते हैं ऐसे सवाल। स्टैटिक मटेरियल ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विस कैन बी रिप्लेस बाई घटनाचक्र। हाँ, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक लगभग वो भी घटनाचक्र से ही बनाते हैं। सर एनी मंथली मैगजीन फॉर यूपीपीसीएस, अगर आपको फॉलो करना हो तो फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ने की इच्छा है तो इसकी पढ़ सकते हो, अगर आप मतलब इतना लेबोरियस टाइप का काम है तो आप कर सकते हो। नहीं, आंसर राइटिंग मोरल सेम नहीं होगी। आंसर राइटिंग की कहानी ये है कि इसमें बहुत स्टैटिक आंसर राइटिंग आती है, उसमें इतनी स्टैटिक आंसर राइटिंग नहीं होती यूपीएससी में। यूपीएससी में यू हैव टू जज दी कॉन्सेप्ट, मतलब एनालिटिकल माइंडसेट होता है। जैसे यूपीएससी का एक सवाल अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात कर लें, या हम राजा राम मोहन रॉय की बात कर लें, तो राजा राम मोहन रॉय बहुत हद तक सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस का मतलब ये है कि उन्होंने एक रेनेसा तो लाया इंडिया में, नो डाउट, लेकिन क्या वो रेनेसा का बॉटम लेवल पे इफेक्ट आया? सती प्रथा खत्म हो गई अचानक? अगर हो गई तो क्या लोगों ने होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया? ये डाउट है, क्या ये क्वेश्चन है, मैं कह दूँ। नहीं किया लोगों ने, क्योंकि लोगों के मन में रेस्ट्रिक्शन था, क्योंकि हमने लॉ बना दिया, लॉ डाल दिया लोगों के ऊपर। लोग कितना फॉलो कितना नहीं किया हम सबको पता है। लेकिन अल्टीमेट क्या उसका सॉल्यूशन था कि हमें लोगों को जो है जागरूक करना है। बाद में आके चाहे किसी भी चीज़ से, चाहे गणपति फेस्टिवल से, चाहे किसी, बाल गंगाधर तिलक का क्या अचीवमेंट है हिस्ट्री में, उन्होंने मासेस को जो है अवेकन किया और फिर वो ऊपर तक लेके गए। सीधा ऊपर से लॉ बना के नहीं नीचे फेंक दिए। तो आप समझो, अब दोनों चीज़ों से कर लेके चलना है। अगर यूपीएससी में आंसर लिखोगे तो ये पूरी कहानी लिखोगे, लास्ट में लिख दोगे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का आज की डेट में, उसमें गवर्नमेंट एक प्रॉपर अमाउंट खर्च कर रही है एडवर्टाइजमेंट में। हो सकता है उसका क्वेश्चन हो कि कम है ज़्यादा है, लेकिन आप समझो ना कि अवेकन करने के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्कूल बना दें और ये बात कर लें कि मिड डे मील देने से बच्चे चले जाएंगे स्कूल, तो नहीं जाएंगी, समझो। जब तक वो मास में पेरेंट्स के पास अवेयरनेस चाहिए नहीं होगी। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, ग्राम प्रधान या जो ग्राउंड लेवल के जो भी वर्कर हैं वो जाके ग्राम लोगों से मिलेंगे नहीं, उनको अवेकन नहीं करेंगे। इसलिए बेटी पढ़ाओ में दोनों कॉन्सेप्ट है। तो हमें लिख सकते हैं कि वहां से शुरू हुई, लेकिन आज यहाँ पे चीजें हम यहाँ पे गवर्नमेंट ये समझ के ये लॉ बना गई है। तो यूपीएससी में ये पूरा चैनल आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका एक कंप्रेहेंसिव आंसर तैयार होगा। इसमें इतना नहीं, इसमें आप अगर इतना, इसमें होता क्या है, करीब 20 सवाल आते हैं, तो 20 में से 8 सवाल तो आएंगे एकदम स्टैटिक टाइप के, सीधा सीधा व्हाट व्हेन वेयर, व्हाट इज डुअल वेपन, ऐसा ये भी पूछा है यूपीएससी ने सीधा। जैसे क्या है, न्यूक्लियर डुअल वेपन है, किसी मतलब एक तरीके टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो तो बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है, नैनो साइंस बहुत आगे जा रही है, एटॉमिक लेवल पे काम कर रही है, और नहीं तो फिर अगर ये नॉन स्टेट एक्टर के पास लग गई तो बहुत घातक हो सकती है। लेकिन ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और 10 सवाल या 8 सवाल मैं कह दूँ आते हैं एकदम यूपीएससी लेवल के, या नियर टू यूपीएससी, पास्ट ईयर की यूपीएससी ले लेगा, और 4 सवाल बीच के आते हैं। यूपीएससी में क्या है, पूरे के पूरे 20 सवाल ही आते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यूपीएससी में, जिन्होंने यूपीएससी का कभी मेंस लिखा है और इस बार यूपीएससी का किसी किसी ने कभी अगर मान लो यूपीएससी का मेंस लिखा है अगर, और पीसीएस का मेंस उसको लिखना है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यूपीएससी में ज़्यादा लिखना होता है पीसीएस के मुकाबले। पेज उतना ही होता है, नंबर ऑफ पेजेस उतने ही होंगे, 8 नंबर में आपको उतने ही पेजेस लिखने पड़ेंगे जितने उसमें 10 में लिखने पड़ेंगे। उसका पेपर 250 का होता है, इसका 200 का होता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 नंबर मतलब 2 पेज, 15 मतलब 3, 20 मतलब 4, 25 मतलब 5, 5 मतलब 1। लेकिन पेज कम होता है, मतलब बॉर्डर पेज यूपीएससी के बड़े होते हैं, उसमें बॉर्डर भी कम दिए होते हैं।
पीछे से बॉर्डर बहुत सारे दिए होते हैं, ऊपर नीचे भी लाइनिंग होती है, इसलिए बहुत कम लिखना होता है। तो ये जो बच्चे मेंस लिख चुके हैं उनके लिए है कि आपका अगर स्पीड वहाँ नहीं बन पाया तो यहाँ बन जाएगा। वहाँ से 10 मिनट तो यहाँ बच ही जाता है। जो बच्चे यूपीएससी में जिसका स्पीड वहाँ बन जाता है, यहाँ तो कम से कम 10-12 मिनट पहले पेपर खत्म कर लेते हैं। तो एक आंसर राइटिंग को लेके ये है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर राइटिंग आती है, ये है। आंसर राइटिंग वही याद करना है कि एग्जाम्पल्स हमें ग्लोबल नेशनल लिखने हैं अगर लिख पाए, लेकिन यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल बहुत जरूर लिखने हैं, नंबर वही दिलाएंगे। ये सी एस करेंट इज हेल्पफुल फॉर मीन्स, हाँ बहुत हेल्पफुल है। मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो, क्योंकि हालांकि हो जाएगा इतने से। यूपीपीसीएस के लिए इतना ही मटेरियल बहुत है, इतने करने में हमारा हो जाएगा काम। नंबर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें यह है कि कॉल कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता रिसीव कर पाना। व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स ईजिली हो जाता है दे पाना, कॉल कई बार हम पॉसिबल नहीं हो पाता। यूपीएससी में खाती है समय, इसमें नहीं आती की स्टडी, इसमें थोड़ा टफ हो जाता है ये कि स्टडी में, इसलिए इथिक्स इसमें पढ़ना पड़ेगा। इथिक्स का पढ़ना पड़ेगा मेरा मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक एक टॉपिक बहुत ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा इथिक्स का। यूपीएससी में क्या होता है, कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े तो केस स्टडी आपको बचा ले जाती है। केस स्टडी के आते हैं 6-7 केस स्टडी आती है, 1.5 घंटा आदमी उसको लिखता है, मस्त लिख के चला आता है, तो 105-110 नंबर आ जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, केस स्टडी नहीं आएगी, इसमें एकदम सीधा पूछता है इथिक्स क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड में अंतर क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मतलब एकदम एक एक लाइन आपको पढ़ना करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, दोबारा आपको रिशेड्यूल कराना पड़ा क्लास।